गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हम एक साथ दो सीरीज पर काम कर रहे हैं, एक तो प्रैक्टिस सीरीज है और एक है मानचित्र द्वारा विश्व का भूगोल। तो आप एक साथ दोनों सीरीज को देखिए और अपने एग्जाम को और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करें। आइए हम प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर विश्व के जलवायु प्रदेशों पर आधारित प्रश्नों से संबंध रखने वाले तथ्य हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं। आर्द्रताग्राही कण इसे क्यों कहते हैं, इसके विषय में पूछ रहा है। क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये सही है, इसीलिए तो इसको हम आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं। फिर लिख रहा है कि ये जल का अवशोषण करते हैं, तो जल को अवशोषण करेंगे या जल को धारण करेंगे तभी तो इनको आर्द्रताग्राही नाभिक कहेंगे। फिर है कि इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है, तो यह भी सेंटेंस सही है। अर्थात यहाँ पर चारों दिए गए जो सेंटेंस है ये सही हैं। किसके विषय में? आर्द्रताग्राही नाभिक के विषय में। अगला प्रश्न लिखा गया है, वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो वर्षा के संलयन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वैसे ई.जी. बोवेन महोदय ने किया था। किसने किया था? तो ई.जी. बोवेन महोदय ने इस वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर हम बात करें कि वर्षण से संबंधित हिम क्रिस्टल सिद्धांत, दो सिद्धांत हैं, एक तो हिम क्रिस्टल का सिद्धांत है और जो दूसरा है ये है वर्षा का संलयन सिद्धांत। दो सिद्धांत है, दोनों सिद्धांत को हमको ध्यान रखना है। एक जो है यह है ई.जी. बोवेन, इनका पूरा नाम है ई.जी. बोवेन, और दूसरा जो हिम का क्रिस्टलन सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया था? तो यह वर्जरान महोदय ने किया था। किसने किया था? वर्जरान महोदय ने। और यह कब का सिद्धांत है? तो 1933 का है। तो 1933 में इन्होंने वर्षा से संबंध रखने वाले सिद्धांत में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो हिम क्रिस्टल का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। अगला जो तथ्य लिखा है या प्रश्न लिखा है यहाँ पर है, सुपर कोल्ड जल हम किसे कहते हैं? तो सुपर कोल्ड का जल का तात्पर्य ये होता है कि टेम्परेचर माइनस में हो, लेकिन यह हलचल के कारण अर्थात भूमंडलीय हलचल के कारण यह जल जो है ठोस रूप में नहीं आ सका है, अर्थात यह लिक्विड स्टेज में ही है, लेकिन टेम्परेचर जो इसका है यह बर्फ जमने के योग्य है, तो इसे हम कहते हैं सुपर कोल्ड जल। अर्थात यहां पर आप विकल्प पढ़ सकते हैं, लिखा है सी वाला विकल्प, 0 डिग्री तापमान के नीचे भी तरल बना रहता है, तो इसी को कहते हैं सुपर कोल्ड जल। कि जब टेम्परेचर माइनस में हो लेकिन फिर भी यह ठोस अवस्था में ना हो, लिक्विड स्टेज में हो, तो इसी को कहते हैं सुपर कोल्ड जल। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर मतलब यहाँ पर हमको मिलान करना है। एक तरफ मतलब निरपेक्ष आर्द्रता है, सापेक्ष आर्द्रता है, विशिष्ट आर्द्रता है और मिश्रित अनुपात है, और बताना है कि इसका किसके साथ संबंध है या निरपेक्ष आर्द्रता हम किसे कहते हैं। तो अगर देखा जाए निरपेक्ष आर्द्रता, तो निरपेक्ष आर्द्रता का जो तात्पर्य होता है यह होता है कि वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित नमी की कुल मात्रा। सीधा सीधा हमको पढ़ना है कि आयतन से, अगर आयतन के दृष्टिकोण से हम जलवाष्प का कैलकुलेशन करते हैं तो वह कहलाता है निरपेक्ष आर्द्रता। अगर भार के अनुसार हम कहते हैं तो उसको कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। अर्थात जब द्रव्यमान के अनुसार हम आकलन करते हैं तो उसको कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। और इसी प्रकार जो सापेक्ष आर्द्रता होती है, यह सापेक्ष आर्द्रता आपकी ये होती है, एक निश्चित तापमान पर वायु द्वारा जलवाष्प को धारण करने की क्षमता और उसी तापमान पर उस वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर लिखा है मिश्रण अनुपात, मिश्रण अनुपात का तात्पर्य होता है जल वाष्प के भार तथा इकाई शुष्क वायु के आयतन का अनुपात जो कहलाता है, इसे हमको लोग कहते हैं क्या? मिश्रण अनुपात। तो इस आधार पर जो आंसर हमारा मिलेगा ये हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं DCBA। तो DCBA अर्थात बी विकल्प सही हो जाएगा। अगले विकल्प पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा लिखा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कथन मतलब जो गलत है उसकी पहचान करनी है। अर्थात यहाँ पर सभी सेंटेंस सही हैं,
सभी विकल्प सही हैं, सिर्फ एक विकल्प है गलत है, और उसी गलत विकल्प का चयन करना है। जैसे लिखा है, विषुवतीय क्षेत्र अत्यधिक संवहनीय वर्षा प्राप्त करता है। तो क्या विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर संवहनीय वर्षा अधिक होती है कि नहीं? होती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है और वर्ष भर होती है, दोपहर के 2 बजे के बाद होती है। और फिर इसी प्रकार दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि कुल अत्यधिक वर्षा दोनों गोलार्धों में पश्चिमी पवनों से जुड़ी होती है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये भी सही है, अर्थात दोनों गोलार्धों में जो ज़्यादा वर्षा का संबंध है यह है पश्चिमी पवनों से। फिर लिखा है 2 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर प्रबलता में बढ़ोतरी होती है। गलत है, बढ़ोतरी नहीं होती बल्कि कमी होती है। और इसी प्रकार डी लिखा गया है कि उपोष्ण क्षेत्र में महासागर के पूर्व की ओर शुष्क क्षेत्र होता है, अर्थात मरुस्थल जो क्षेत्र होता है यह महाद्वीप के पश्चिम या महासागर के पूर्व की ओर स्थित होते हैं। तो लिखा है महासागर के पूर्व की ओर, तो यह सेंटेंस सही है। गलत सिर्फ और सिर्फ सी है, और इसी के आधार पर आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से किससे हवा की अस्थिरता में वृद्धि नहीं होती है? अस्थिरता का तात्पर्य है कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबसे अस्थिरता में बढ़ोतरी होती है, अर्थात वायु में या तो आरोहण होने लगेगा या तो अवरोहण होने लगेगा। अस्थिरता का तात्पर्य होता है वायु में आरोहण। तो वायु में जब आरोहण होता है तो उसको कहते हैं अस्थिरता, आरोहण। तो यहां पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन से वायु में आरोहण होता है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है कि जिससे वायु में आरोहण नहीं होता है, तो उसी का चयन करना। आरोहण कब होगा? कि जब सतह का टेम्परेचर अधिक होगा, वायु गर्म होगी, हल्की होगी, और वायु का आरोहण होगा तो स्थिरता में वृद्धि होगी। तो यहां पर लिखा है कि सूर्यास्त के पश्चात पृथ्वी की सतह का विकिरण शीतलन। तो जब विकिरण शीतलन होगा तो सतह ठंडी होगी, और इसके परिणाम स्वरूप वायु का आरोहण नहीं बल्कि वायु का अवरोहण होता है। क्या होता है? अवरोहण होता है। तो अवरोहण जब होगा तो अस्थिरता में वृद्धि नहीं होगी बल्कि अस्थिरता में कमी होगी। तो कहने का तात्पर्य इस प्रश्न के अनुसार यह सही लग रहा है। फिर दूसरे को पढ़ते हैं, मेघ शीर्ष से विकिरण शीतलन। तो यहां पर भी जब शीतलन होगा तो वायु में क्या होगा? नीचे की तरफ डाउनफॉल होगा, अवरोहण होगा, और अगर अवरोहण होगा तो पुनः यहां पर जो अस्थिरता की स्थिति है यह स्थिरता में तब्दील होने लगेगी। तो अर्थात यह भी सही है, इससे भी अस्थिरता में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जो सी लिखा है, ये लिखा है गर्म सतह से होकर गुजरने वाली हवा का नीचे से गर्म होना। तो जब हवा किसी ऐसे सतह से होकर के गुजरती है जिसका टेम्परेचर अधिक है तो वायु भी गर्म होती है, और गर्म होने के कारण हल्की होती है और आरोहण होता है। इससे अस्थिरता में, किससे? अस्थिरता में वृद्धि होती है। इससे अस्थिरता में वृद्धि होती है, लेकिन इससे अस्थिरता में वृद्धि नहीं होगी, इससे भी अस्थिरता में वृद्धि नहीं हो रही है। और डी को पढ़िए, यहाँ पर लिखा है कि वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में संघनन और तापन की स्थिति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु में अस्थिरता बढ़ती है। तो यह भी अस्थिरता को बढ़ाता है। तो अस्थिरता को बढ़ाने का जो कार्य है यह आपका सी विकल्प करता है और डी विकल्प करता है, लेकिन अस्थिरता को बढ़ाने का जो कार्य यह ए और बी के द्वारा नहीं होता, बल्कि इसके द्वारा वायु में स्थिरता लाई जाती है। क्या लाई जाती है? स्थिरता लाई जाती है। तो अर्थात यहाँ पर दो आंसर हमारे मिल रहे हैं, ए और बी। तो यहाँ पर दो दो आंसर सही हो गए हैं। तो ऐसे कभी काल प्रश्न आ जाते हैं आयोग के द्वारा कि जहाँ पर एक के बजाय दो दो ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो ऐसे में या तो इसका नंबर सबको मिलता है या तो इसका नंबर किसी को नहीं मिलता है। चलिए अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने जलवायु का वर्गीकरण वर्षण प्रभाविता अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया है? तो वर्षण जो प्रभाविता अनुपात है यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया थानथवेट महोदय के द्वारा। थानथवेट महोदय ने ही हम कह सकते हैं वर्षण प्रभाविता अनुपात का कैलकुलेशन किया है, और इसी आधार पर विश्व के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण इन्होंने किया है। चलिए अगले तथ्य पर, अगला जो प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि थानथवेट महोदय का वर्ष 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण किस अवधारणा पर आधारित है? तो ये है संभावी वाष्पोत्सर्जन का सिद्धांत, जिसके आधार पर इन्होंने 1948 में अपने सिद्धांत का परिमार्जन किया है। वैसे इनका जो प्रारंभिक सिद्धांत आया था यह 1931 का है। 1931 में इन्होंने पहली बार अपना सिद्धांत दिया था। और अगर हम कोपेन की बात करें तो कोपेन का जो सिद्धांत था यह है 1900 का, इसमें इन्होंने परिमार्जन किया था 1931 में। यह कोपेन का है। और थानथवेट का जो है 1931 में सिद्धांत आया है, और इसमें इन्होंने परिमार्जन किया था 1948 में। कब किया है? 1948 में।
तो ऐसे में इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, यह पूछा है कि 48 में जब इन्होंने संशोधन किया तो किसको आधार बनाया है, तो संभावी वाष्पन वाष्पोत्सर्जन को इन्होंने आधार बनाया है अपने सिद्धांत का मतलब परिमार्जन करने के लिए। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर हमको मिलान करना है और ये भी थानथवेट के आधार पर ही है। टीई सूचकांक है, अर्थात टेम्परेचर जो प्रभाविता है उसके आधार पर सूचकांक यहाँ पर बताया गया है कि टेम्परेचर में इन्होंने जो मध्य तापीय होता है, सूक्ष्म तापीय होता है, टैगा होता है, टुंड्रा होता है, तो हर जगह का टेम्परेचर ही होता है। जो सर्वाधिक टेम्परेचर होता है वहाँ का टेम्परेचर का जो सूचकांक होता है यह होता है 127 से अधिक होता है। कितना होता है? 127 से अधिक। तो लेकिन यहाँ पर मध्य ताप से बात कर रहा है, उच्च ताप की बात किया नहीं। अगर उच्च ताप होता, उच्च ताप का जो सूचकांक होता है किसका? उच्च ताप, या ग्रेटर देन होता है 127। लेकिन यहाँ पर मध्य ताप की बात कर रहा है तो मध्य ताप जो होगा 64 से 127 होगा। सूक्ष्म ताप की बात करें तो यह 64 तक पहुंचेगा। कहाँ तक पहुंचेगा? 32 से लेकर के 63 तक। अगर टैगा की बात करें तो टैगा जो है यह आपका 16 से लेकर के 31 तक पहुंचेगा, अर्थात यहाँ का टेम्परेचर और कम होगा और टुंड्रा का टेम्परेचर सबसे कम होगा। सर्वाधिक टेम्परेचर कहाँ का है? उच्च तापमान का। तो जितना सूचकांक बढ़ेगा अर्थात टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना सूचकांक घटेगा अर्थात टेम्परेचर घटेगा। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3412। तो 3412 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है? तो थानथवेट ने अपने जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण करने के लिए कौन कौन से आधार का चयन किया है? इन्होंने वर्षण प्रभाविता सूचकांक को मेजर किया है और तापीय दक्षता सूचकांक। तो इन्होंने दो सूचकांक का प्रारंभिक मेंशन किया था। एक वर्षण प्रभाविता सूचकांक है जिसको कहते हैं पीई इंडेक्स, इसको इन्होंने कहा है पीई इंडेक्स। क्या कहा है? पीई इंडेक्स। और जो तापीय दक्षता सूचकांक है इसको इन्होंने कहा है टीई इंडेक्स। क्या कहा है? टीई इंडेक्स। तो दो इंडेक्स की इन्होंने चर्चा किए हैं। और 48 में तो इन्होंने जाकर के वाष्पन वाष्पोत्सर्जन का जो कह सकते हैं वहाँ पर सूचकांक है जिसकी चर्चा यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है संभावी वाष्पन वाष्पोत्सर्जन का सूचकांक, इसको भी इन्होंने मेंशन कर दिया। तो इस आधार पर जो आंसर हमारा इस प्रश्न का है ये हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की जलवायु संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ पाई जाती है? तो रॉकीज पर्वत के पूर्व और पश्चिम में क्या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है? तो ऐसा तो नहीं है। क्या यहाँ पर शुष्क स्टेपी जलवायु है? तो हाँ सही। या आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका का जो रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत के अगर आप पूर्व की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर प्रेरीज के मैदान मिलते हैं। कौन से मैदान मिलते हैं? प्रेरीज के मैदान मिलते हैं। और वह प्रेरीज का जो मैदान होता है यह स्टेपीज के ही समान होता है। किसके समान होता है? स्टेपीज के ही समान होता है। तो इस आधार पर यही ऑप्शन सही है, क्योंकि शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है यह रॉकीज के दोनों तरफ नहीं होती है। आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु भी रॉकीज के दोनों तरफ नहीं है। तो इस आधार पर सबसे बेहतर जो आंसर है यह केवल बी है, अर्थात ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हमको मिलान करना है। कोपेन जलवायु प्रदेश का यहाँ पर कुछ नामकरण दिया गया है, कुछ सिंबल है, इससे हमको प्रदर्शित करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तथ्य हमको ध्यान रखना है, यच का तात्पर्य होता है हॉट। क्या होता है? हॉट। और बी, जितने भी मरुस्थल होते हैं सबको हम बी से ही इंडिकेट करते हैं। साथ में अगर डब्ल्यू लिखा गया तो इसका तात्पर्य है विंटर ड्राई होता है। और यस लिखा गया तो इसका तात्पर्य है समर ड्राई होता है। क्या होता है? समर ड्राई होता है। पी का तात्पर्य होता है मरुस्थल। क्या होता है? मरुस्थल, पहला तात्पर्य। और दूसरे की अगर हम बात करें इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये है मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। इसी प्रकार अगर हम बात करें डब्लू, डब्लू का तात्पर्य है विंटर ड्राई है। क्या ड्राई है? शीत आर्द्र है। नहीं, शीत शुष्क है, आर्द्र नहीं शुष्क। ड्राई का तात्पर्य होता है शुष्क। फिर इसी प्रकार अगर यस की बात करें तो यस का तात्पर्य है ग्रीष्म ऋतु जो है ये शुष्क है। और के का तात्पर्य होता है शीत। क्या होता है? शीत यानी ठंडा। और अगर यहाँ पर यच की बात किया जाए तो यच का मतलब होता है गर्म। क्या होता है? गर्म। तो यहाँ पर अगर यच लिखा गया है, गर्म लिखा गया, तो गर्म का तात्पर्य है उष्णकटिबंध होगा। कैसा होगा? उष्णकटिबंध होगा। तो इसका तात्पर्य है यच, ये भी उष्णकटिबंध है, ये भी उष्णकटिबंध है। लेकिन डब्लू का तात्पर्य होता है विंटर ड्राई। तो जो सवाना प्रदेश होता है यहाँ का विंटर ड्राई होता है, समर ड्राई नहीं होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा उष्णकटिबंध रेगिस्तानीय क्षेत्र होता है जहाँ का समर ड्राई होता है, नहीं विंटर ड्राई होता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से।
इसी प्रकार उष्णकटिबंध जो स्टेपी जलवायु होता है, जहाँ का समर ड्राई होता है, उसका मिलान इससे हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अगर हम बात करें BW के का, तो यहाँ पर के का तात्पर्य होता है कोल्ड, कोल्ड का तात्पर्य होता है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। तो ये जो दोनों हैं एक मध्य अक्षांश से ही संबंध रखते हैं। लेकिन विंटर ड्राई का तात्पर्य क्या होता है? अब विंटर ड्राई जो है यह शीत रेगिस्तान है, लेकिन जो यस होता है, यस सामान्यतया ध्यान रखिएगा स्टेपी के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्टेपी के लिए। तो यहाँ पर जो यस था, इसका भी संबंध स्टेपी से है। किससे है? स्टेपी से है। यहाँ पर भी यस है, इसका भी संबंध किससे होगा? स्टेपी से होगा। तो यह स्टेपी से हो गया और यह बचा हुआ इससे होगा। तो इस आधार पर इसको आप मिलान कर सकते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा 2143। 2143 तो ऑप्शन हो जाएगा 2143 ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हमको पुनः मिलान करना है। एक तरफ जलवायु प्रदेश है और एक तरफ इनका प्रदेश का नाम लिखा गया है। जैसे CFB अर्थात सी का तात्पर्य होता है, अगर देखा जाए 30 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं उष्णकटिबंध, अर्थात ए सिंबल से उसको प्रदर्शित करते हैं। और इसी में ए में ही बी आता है जिसको हम मरुस्थली कहते हैं। उसके पश्चात अगर 30 से 45 के मध्य हम चलते हैं तो वहाँ पर सी वाली जलवायु आती है। सी का तात्पर्य होता है कि समशीतोष्ण है। तो यहाँ पर जो लिखा है CFB पश्चिमी तटीय समुद्री, ठीक है। CSA ये भी भूमध्य सागरी है। AW उष्णकटिबंधीय सवाना है, ये भी सही है। लेकिन जो लिखा है DFA लिखा है शुष्क महाद्वीपी। तो यफ का तात्पर्य जो होता है, पहले तो यह समझना है, यफ का तात्पर्य होता है वर्ष भर वर्षा। जब वर्ष भर वर्षा होती है तो उसको कहते हैं यफ से हम प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? यश से। यस नहीं, यफ। यफ का तात्पर्य होता है वर्ष भर वर्षा का क्षेत्र। तो यहाँ पर जो लिखा है शुष्क क्षेत्र, यह शुष्क नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर्द्र होना चाहिए। तो अर्थात ये जो सिंबल है यह इसको प्रदर्शित नहीं कर रहा है सही ढंग से, अर्थात यही आंसर हो जाएगा। शेष जितने सिंबल लिखे गए हैं और जो इनके प्रदेश लिखे गए हैं यह सही सुमेलित हैं, लेकिन डी वाला सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह जो प्रदेश होना चाहिए यह होना चाहिए आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। क्या होना चाहिए? आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, पुनः हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, गलत है। जैसे AF, ए का तात्पर्य होता है उष्णकटिबंध, एफ का तात्पर्य होता है विषुवत रेखीय जलवायु, जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। तो वर्ष भर वर्षा दो ही क्षेत्रों में होती है, या तो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में या तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश में। तो यहाँ पर AF के विषय में जो लिखा गया है यह सही लिखा गया है। AM का तात्पर्य होता है, M का तात्पर्य होता है मानसूनी, F का तात्पर्य होता है वर्ष भर वर्षा, W का तात्पर्य होता है सवाना। क्या होता है? सवाना। तो ये भी सही है। लेकिन जो यहाँ पर लिखा है AA, ये ए का तात्पर्य लिख रहा है उष्ण मरुस्थल। तो मरुस्थल के लिए हम लोग ए सिंबल का नहीं प्रयोग करते हैं, बल्कि बी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बी लेटर का प्रयोग करते हैं। और इस आधार पर यही आंसर होगा, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, मतलब जलवायु प्रदेश है और देश है, बताना है कि कौन सी जलवायु प्रदेश किस देश से संबंध रखती है। जैसे लिखा है भूमध्य सागरी, तो भूमध्य सागर कहाँ पे पाया जाता है? तो यहाँ पर जितने दिए गए हैं विकल्प, इसमें से आप देखते हैं जो कांगो जायरे वाला पार्ट है यह भूमध्य रेखा पर है। फिर है मानसूनी, मानसूनी जो जलवायु प्रदेश है ये कहाँ पर है? आपको देखने को मिलता है जो वेनेजुएला वाला पार्ट है, यहाँ पर मिलता है। फिर भूमध्य सागरी है, तो भूमध्य सागरी कहाँ मिलता है? ट्यूनेशिया में मिलता है, अर्थात अफ्रीका का यह उत्तरी भाग है। इसी प्रकार जो आर्द्र उपोष्ण जलवायु है यह चीन में मिलता है। तो इसको आप मिलान कर सकते हैं और इसको प्रॉपर ढंग से मानचित्र में आपको देखते रहना है, जिसकी हम लोग चर्चा कालक्रम में मानचित्र में कर रहे हैं। तो आप लोग एक साथ मानचित्र को भी देखते रहें, जिसके लिए एटलस का आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करें। और यहाँ पर भी अगर कोई तथ्य ऐसा दिया जा रहा है तो आपको एटलस प्रॉपर ढंग से रोज देखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप देख लिए 10 दिन नागा कर दिए, तो ऐसा नहीं, आपको एटलस प्रॉपर डेली उस पर कुछ न कुछ वर्क करना है, तो जाकर के आपको एक बेहतर समझ स्थापित हो जाएगी। इसका तात्पर्य हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 43 फिर 21 हो जाएगा, 4321, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम छोर के तट क्षेत्र या तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जो कैलिफोर्निया का क्षेत्र है या दक्षिणी अमेरिका का जो मध्य चिली है या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है, यहाँ सब क्षेत्रों में जो जलवायु पाई जाती है ये है भूमध्य सागरी। कौन सी है? भूमध्य सागरी है। और इस पर चर्चा हम लोग अतीत में भी भारतीय मानसून के अंतर्गत कर चुके हैं, जब भारत का हम लोग मतलब इंडियन ज्योग्राफी पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने आपसे पहले ही कहा
कि बहुत से प्रश्न होंगे जो इंडियन ज्योग्राफी के तहत भी डिस्कस किए जाएंगे और अलग से क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी के तहत भी उनका चर्चा किया जाएगा। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कोपेन की जलवायु प्रदेशों की योजना में एम निर्दिष्ट करता है। ए का तात्पर्य होता है उष्णकटिबंध और एम का तात्पर्य होता है मानसूनी जलवायु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश को यह क्या करता है, प्रदर्शित करता है, अर्थात आंसर हो जाएगा ए, यह कोपेन का जलवायु प्रदेश है। अगला यहाँ पर है, कैलिफोर्निया में फलों के उत्पादन में निम्न में से सबसे नगण्य कारक कौन सा है। कृषकों का शिक्षित होना, तो सही है, कृषक शिक्षित होते हैं इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर में बेहतर परफॉर्मेंस हो रहा है। भूमध्य सागरीय जलवायु भी यहाँ पाई जाती है, तो यह भी सही है। लेकिन यहाँ पर लिखा वायुयान परिवहन की सुविधा उपलब्ध है इसलिए यहाँ पर कृषि का कार्य बहुत बेहतर होता है, ये गलत है, इसका कोई संबंध नहीं। हाँ, ढलुए जमीन की उपलब्धता है, ये भी सही है, यह इसमें सकारात्मक भूमिका निभाता है कि जिससे हम लोग क्या करते हैं, कैलिफोर्निया में फलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण सकारात्मक कार्य कर रहे हैं कि जिससे वहाँ पर फलों का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन वायुयान के माध्यम से यहाँ के फल के प्रोडक्शन में काफ़ी वृद्धि देखी मिलती है, यह सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, कथन और कारण पर आधारित है। कथन लिख रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु में जाड़े में वर्षा होती है। हाँ, ये बात तो सत्य है कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वर्षा जो होती है शीतकाल में होती है, क्योंकि शीतकाल में यह पूरा क्षेत्र पछुआ पवन की पेटी में आ जाता है, इसलिए वाताग्र का फॉर्मेशन होता है और वाताग्र के द्वारा ही भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। और यही जलवायु प्रदेश का जब पश्चिमी विक्षोभ भारत के क्षेत्र में पहुंचता है उत्तर पश्चिम भाग में, तो वहां पर भी वर्षा की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ पर कारण लिख रहा है कि यह पछुआ हवाओं के मध्य स्थित है। क्या यह सही है या गलत? तो यह भी सही है, क्योंकि यह पछुआ हवाओं के मध्य में स्थित है। और लेकिन वर्षा का कारण सिर्फ ए है ऐसा नहीं है, क्योंकि पछुआ हवाओं के पेटी में तो बहुत सारे क्षेत्र स्थित हैं। इसी में भूमध्य सागर भी स्थित है, इसी में स्टेपी भी स्थित है, इसी में चीन तुल्य जलवायु भी स्थित है। लेकिन इस कारण से यहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है, यह नहीं है। कथन कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। भूमध्य सागर में इसलिए वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर वाताग्र बनता है। क्या बनता है? वाताग्र बनता है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बी सही। क्या हो जाएगा? बी। अगला यहाँ पर लिखा गया है, कोपेन के विश्व जलवायु में AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण सही है। ए का तात्पर्य होता है उष्णकटिबंध, फिर एफ का तात्पर्य होता है जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है अर्थात विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश, एम का तात्पर्य होता है मानसूनी जलवायु प्रदेश, और जो मध्य वाला सवाना वाला है उसी के लिए हम लोग AW शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सवाना जो जलवायु है इसी के लिए हम लोग कौन सा लेटर प्रयोग करते हैं? ए और W। बाकी अगर हम महाद्वीप के पश्चिम में चले जाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये अगर हमारा जलवायु प्रदेश, केवल एक छोटा सा इंडिकेशन कर रहे हैं, पूरा तो नहीं बनाएंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर अगर हम बात करें 0 से 10, इसको तो नाम दे देते हैं AF, लेकिन जो ए वाला पार्ट होता है जो 10 से लेकर के 30 के मध्य का है, यहाँ पर मानसून होता है तो इसको कहते हैं AM, यहाँ पर जो है इसको कहते हैं AW, और यह जो वाला जो है यह B हो गया, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। लेकिन यहाँ का जो मरुस्थल है यहाँ पर विंटर ड्राई है कि समर ड्राई है, तो यहाँ पर विंटर ड्राई है, इसको BW कर देते हैं, तो यह इसका सिंबल है। AW जो लेटर होता है यह सवाना जलवायु प्रदेश का है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है कि विषुवत रेखीय जलवायु का संबंध कहाँ से है, तो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश दिए गए विकल्पों में यहाँ पर सिंगापुर से संबंध रखता है। उष्णकटिबंध का जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंध महाद्वीपीय, उष्णकटिबंध महाद्वीप कहाँ पर है? क्या ग्रीनलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मध्य चिली में, सूडान में है? कहाँ पर है? सूडान में है। फिर आपसे लिख रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु, तो भूमध्य सागर का जो जलवायु प्रदेश है कहाँ पाया जाता है? मध्य चिली में पाया जाता है। फिर लिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा गलत हमने आपको सिंबल लगा दिया है, यह है। फिर यहाँ पर टुंड्रा जलवायु, तो टुंड्रा जलवायु कहाँ है? ग्रीनलैंड में है। कहाँ पर है? ग्रीनलैंड में है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3, फिर 1, फिर इसके पश्चात 4, 2, तो 3, 1, 4, 5, यहाँ पर 5 है। क्या है? 3, 1, 3, 1 के पश्चात 5 है, तो 3, 1, 5, फिर सेकेंड, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी हमको मिलान करने का है और बताना है कि इसका संबंध किससे है। इसके लिए एक छोटा सा पहले हम आपके सामने ऐसे ग्राफ बना देते हैं, क्योंकि ग्राफ से ही संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर यह मान लेते हैं आपका वाई एक्सिस है, यह आपका एक्स एक्सिस है। इस पर जो है यह ह्यूमिडिटी को प्रदर्शित करता है। किसको? इस पर प्रदर्शित करता है, पर ह्यूमिडिटी को प्रदर्शित करता है, और इस पर टेम्परेचर का प्रदर्शन होता है।
और इसको ऐसे जब 4 भागों में बांटा जाता है तो इसका जो लोकेशन है यह अगर आप देखें तो यह नॉर्थ होता है, यह साउथ होता है, या ईस्ट होता है और यह वेस्ट होता है। और ऐसे में यह जो है यह है नॉर्थ ईस्ट है कोऑर्डिनेट, या नॉर्थ और वेस्ट कोऑर्डिनेट है। यह देखा जाए तो यह आपका कह सकते हैं साउथ वेस्ट कोऑर्डिनेट है, और यह साउथ ईस्ट कोऑर्डिनेट। इनका लेटर रखा जाता है ए, का लेटर है बी, का लेटर है सी और इसका लेटर है डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए कोऑर्डिनेट में टेम्परेचर अधिक है लेकिन वर्षा कम है। तो टेम्परेचर अधिक होगा अगर वर्षा कम होगी तो यहाँ पे जो गर्मी पड़ेगी यह झुलसाने वाली होगी। कैसी होगी? झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी। जिसको कहते हैं झुलसाने वाली गर्मी आपके ए कोऑर्डिनेट में पड़ती है, अर्थात उत्तर और पश्चिम वाले सेक्शन में पड़ती है। इसी प्रकार अगर हम इस सेक्शन की बात करें जो बी वाला कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर देख रहे हैं वर्षा भी अधिक है, टेम्परेचर भी अधिक है। तो जब टेम्परेचर के साथ साथ वर्षा भी अधिक होती है तो ज़्यादातर उमसदार गर्मी होती है। कैसी होती है? उमसदार गर्मी होती है। इसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम की बात करें, यहाँ वाला जो सी कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर आप देखेंगे ह्यूमिडिटी भी कम है, टेम्परेचर भी कम है, अर्थात यह शुष्क प्रदेश है लेकिन शीत वाला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसी का नाम रखा जाता है तीक्ष्ण रखा जाता है। क्या रखा जाता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यह जलवायु जो होती है इसको कहते हैं तीक्ष्ण। क्या नाम दिया जाता है इसको? तीक्ष्ण। तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम वाला तीक्ष्ण हो जाएगा। फिर दक्षिण पूर्व वाला जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसे हम कहते हैं ठंडी जलवायु है। लेकिन इसी को हम कुछ नाम और देते हैं। अगर हम नाम की बात करें तो ए को जो नाम दिया जाता है इसको कहते हैं स्कॉर्चिंग। क्या कहते हैं? स्कॉर्चिंग। ये नाम हमको ध्यान रखना है, कभी कभी ये नाम पूछा जाता है। इसका जो नाम है इसको कहते हैं मगी, MUGGY। ये जो नाम है ये नाम रखा जाता है कीन, मतलब होता है तीक्ष्ण। और ये जो नाम होता है इसको कहते हैं रॉ। आप एक साथ दोनों, मतलब यहाँ पर कई तथ्य हो गए, इन तथ्यों को आप मिला करके अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। और यही है क्लाइमोग्राफ। क्या है? यही है क्लाइमोग्राफ। और इस आधार पर अगर हम अपने आंसर का चयन करें तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, आप देख सकते हैं 4 के पश्चात 1, तो 4 1 अर्थात यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला जो प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस जलवायु की उत्पत्ति अस्थायी हवाओं के क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण होती है? तो अस्थायी हवाओं का जब स्थानांतरण होता है, अर्थात वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण होता है, तो उससे जो जलवायु प्रदेश बहुत प्रमुख रूप से प्रभावित होती है वह है भूमध्य सागरीय जलवायु। कौन सी है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। शेष जलवायु प्रदेश में वायुदाब पेटियों के विस्थापन का विशेष महत्व नहीं होता है, लेकिन जितना महत्व भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पर होता है। और यही कारण है कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल में जब यह पेटी व्यापारिक पवन की पेटी में रहती है तो यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति नहीं हो पाती है, लेकिन जब यही पेटी शीतकाल में पछुआ पवन की पेटी में आती है तो वाताग्र के कारण खूब वर्षा को प्राप्त करता है। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा सी। और अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की होती है? तो जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, कौन से प्रदेश होते हैं? ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, वहाँ का जो दिन और रात होता है, आर्कटिक क्षेत्र ज़्यादातर, आर्कटिक क्षेत्र के पश्चात ही या अंटार्कटिक क्षेत्र के उत्तर या दक्षिण की बात अगर करें तो वहाँ पर ही आपको 24 घंटे या 24 घंटे से अधिक के दिन रात की स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शीत कटिबंध। बाकी अगर शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या इनमें से कोई नहीं तो ये सब सही नहीं है। सही ऑप्शन तो केवल ए है और इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसी के साथ आज का जो यह प्रैक्टिस एपिसोड है इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः जो है विश्व के जलवायु प्रदेश से संबंध रखने वाले प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर अब कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।